4 दशक उत्तर प्रदेश की सियासत और जुर्म की दुनिया पर एक छत्र राज, एक ऐसा नाम जो देखते ही देखते खौफ का दूसरा नाम बन गया। आज हम अतीक अहमद की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, उसके मामूली शुरुआत से लेकर उसके बाहुबली बनने तक और फिर लाइव टेलीविजन पर हुए उसके सनसनीखेज अंत तक। तारीख थी 15 अप्रैल 2023, जगह प्रयागराज। रात के करीब 10:15 बज रहे थे। पुलिस की गाड़ियों का एक काफिला एक अस्पताल के बाहर आकर रुकता है। चारों तरफ कैमरों की फ्लैशलाइट्स चमक रही हैं। 2 लोगों को मेडिकल जांच के लिए लाया गया है। उनमें से एक है अतीक अहमद। माहौल में एक अजीब सा तनाव है, एक बेचैनी। और फिर सिर्फ 9 सेकंड, जी हाँ, बस 9 सेकंड में सब कुछ बदल गया। गोलियों की तड़तड़ाहट ने रात की खामोशी को चीर दिया और पूरा देश लाइव टेलीविजन पर देख रहा था कि कैसे जुर्म और सियासत का वो 40 साल पुराना साम्राज्य बस 9 सेकंड में मिट्टी में मिल रहा था। नहीं ले गए तो नहीं गए, ये अतीक अहमद के आखिरी शब्द थे। अपने बेटे के जनाजे में न जा पाने पर उससे सवाल पूछा गया था। जवाब में कोई अफसोस नहीं, कोई भावना नहीं, बस एक सपाट सा जवाब। और इसके कुछ ही पल बाद गोलियों ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर कहानी इस मोड़ तक पहुंची कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे एक तांगा चलाने वाले का बेटा इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, उसकी गलियों से निकलकर जुर्म का बेताज बादशाह बन गया। उसकी शुरुआत हुई कोयला चोरी जैसे छोटे मोटे अपराधों से, लेकिन वो बहुत महत्वाकांक्षी था। देखते ही देखते वो इलाहाबाद के उस वक्त के सबसे बड़े डॉन चांद बाबा का खास शूटर बन गया। 1986 में उस पर पहली बार गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि यही गिरफ्तारी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। हुआ ये कि जेल की सलाखें उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाईं। एक बहुत रसूखदार नेता के सिर्फ एक फोन कॉल ने उसे बाहर निकलवा दिया। और उसी दिन अतीक ने सिस्टम का सबसे बड़ा सबक सीखा। अगर कानून के लंबे हाथों से बचना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। अब अतीक की नजरें एक नई मंजिल पर थीं, राजनीति। लेकिन सियासत की ये राह खून से सनी हुई थी और इस राह पर उसका सामना किसी और से नहीं बल्कि अपने ही गुरु, अपने ही बॉस चांद बाबा से होने वाला था। साल था 1989। चुनाव का मैदान सजा और गुरु चेला आमने सामने आ गए। चांद बाबा को पार्टी का टिकट मिल गया तो अतीक ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उसे चुनौती दे दी। ये सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं थी, ये इलाहाबाद पर कब्जे के लिए एक हिंसक टकराव की खुली घोषणा थी। अतीक ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, उसने सत्ता को छीना था। चुनाव के नतीजों से ठीक पहले भरे बाजार में चांद बाबा की हत्या कर दी गई। उसके बाद चांद बाबा के गैंग के एक एक आदमी को चुन चुन कर मारा गया। और जब चुनावी नतीजे आए तो अतीक अहमद अब एक गैंगस्टर नहीं बल्कि माननीय विधायक बन चुका था। और अब खादी के सफेद लिबास की आड़ में जुर्म का एक ऐसा काला साम्राज्य खड़ा हो रहा था जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। ये एक बाहुबली का राज था जहां सियासत और अपराध के बीच की लकीर पूरी तरह मिट चुकी थी। कहते हैं 120 से ज्यादा शार्प शूटर। ये कोई मामूली गैंग नहीं था, ये एक तरह से उसकी अपनी पर्सनल आर्मी थी। एक ऐसी फौज जिसका काम सिर्फ एक था, उसके दुश्मनों को खत्म करना और उसके खौफ को शहर की हवा में घोल देना। उसकी हिम्मत और दुस्साहस का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसने भविष्य में मुख्यमंत्री बनी मायावती पर भी हमला करने से गुरेज नहीं किया। ये एक खुला संदेश था कि अतीक अहमद के लिए कोई नियम, कोई कानून, कोई नेता कुछ भी मायने नहीं रखता था। सिस्टम पर उसका कंट्रोल कितना गहरा था, इसकी एक मिसाल सुनिए। जब उसके भाई अशरफ ने एक हत्या की तो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वो उस वक्त जेल में था। असलियत ये थी कि उसकी जगह कोई और हमशक्ल सजा काट रहा था। मतलब पूरा का पूरा जेल सिस्टम उसकी जेब में था। दशकों तक अतीक का यह साम्राज्य फलता फूलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, सत्ता का खेल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राजनीतिक हवा बदली और फिर एक भयानक गलती ने उसके पतन की कहानी लिखनी शुरू कर दी। 2005 में अपने प्रतिद्वंद्वी विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या करवाना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर 2007 में मायावती का मुख्यमंत्री बनना और 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार का आना, एक के बाद एक उसके सियासी संरक्षण का जो किला था वो ढहना शुरू हो गया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलाने जंग था। अब राज्य की पूरी मशीनरी सिर्फ एक काम पर लग गई थी, अतीक के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश की सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा।
कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वो उत्तर प्रदेश की जेलों में रखे जाने के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और उससे राज्य से बाहर गुजरात की जेल में भेजने का आदेश दिया गया। सिस्टम में उसे राज्य से बाहर भेजकर कमजोर तो कर दिया, लेकिन जेल की सलाहों के पीछे से भी अतीक ने एक आखिरी और शायद सबसे बड़ी गलती कर दी। और यहीं से कहानी अपने अंतिम और सबसे खूनी अध्याय पर पहुंचती है। ये है वो आखिरी 50 दिन जब सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इसकी शुरुआत हुई 24 फरवरी को उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या से, और इसका अंत हुआ 15 अप्रैल को जब अतीक अहमद खुद कैमरों के सामने मारा गया। पुलिस की गिरफ्त में आए हत्यारों ने कहा कि वे रातों रात मशहूर होना चाहते थे, इसलिए अतीक को मारा। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी और सरल है, या फिर वे सिर्फ छोटे छोटे मोहरे थे जिनके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी छिपा हुआ है? सोचने वाली बात यह भी है कि अतीक की मौत से सिर्फ एक गैंगस्टर की आवाज खामोश नहीं हुई। सवाल यह है कि उसकी मौत के साथ और कितने राज दफन हो गए। आखिर वो कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि अतीक का मुंह कभी खुले? और फिर कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब जांच में आरोप लगे कि अतीक के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़े थे। तो क्या यह सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी थी, या मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा था? तो सवाल आखिर में यही रह जाता है कि 15 अप्रैल की रात जो हुआ वो सिर्फ एक खूंखार गैंगस्टर के साम्राज्य का अंत था, या फिर उसकी मौत किसी ऐसे गहरे और काले सच पर पर्दा डालने की कोशिश थी जो शायद अब कभी सामने नहीं आएगा।